के खिलाफ हैरेसमेंट की कंप्लेंट है। अब ये सुनकर कृतिका काफी हैरान थी कि आखिर ऐसी कंप्लेंट कौन सकता है। वो इस बात से काफी टेंशन में आ जाती है, बट सिमरन उसे कहती है कि वो चिंता ना करे। हॉस्पिटल वाले इस इंसिडेंट को लेकर इंक्वायरी बिठाएंगे और इंक्वायरी में जैसे ही साबित हो जाएगा कि कृतिका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कृतिका को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट कृतिका कहीं ना कहीं इस बात से काफी टेंशन में थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसने जो इतने सालों से मेहनत करके नाम कमाया है वो खराब हो जाए। तो वही हम मीरा को देखते हैं, जो अपने कजिन रोहित से मिलने आती है, क्योंकि वो उसे आज कृतिका से मिलवाने वाली थी। मीरा वहां पर अंगद को भी बुलाती है, जो कि उसका फ्रेंड और कलीग है। अब यहाँ पर मीरा कृतिका को कॉल करने लगती है, बट कृतिका काफी टेंशन में थी, जिसकी वजह से वो मैसेज करती है कि आज वो नहीं मिल पाएगी। और इस बात से मीरा काफी हर्ट होती है, क्योंकि कृतिका हमेशा अपने काम में बिजी रहती थी और उसे टाइम नहीं दिया करती थी। जिसके बाद मीरा जब घर जाती है तो वो कृतिका को डांटने लगती है कि आखिर वो वहां पर क्यों नहीं आई। तो कृतिका उसे बताती है कि एक्चुअली उसके खिलाफ कंप्लेंट आई है, और जिसने कंप्लेंट दी है उसने अपना नाम नहीं लिखा, जिसकी वजह से अब इन्वेस्टिगेशन होगा और पता किया जाएगा कि क्या कृतिका ने सच में ऐसा कुछ किया था। तो वही कृतिका कंटिन्यूसली यही सोच रही थी कि आखिर उसके खिलाफ ऐसी कंप्लेंट कर कौन सकता है। अब ये सब सुनने के बाद मीरा भी काफी टेंशन में आ जाती है कि आखिर क्या होगा, क्योंकि वो दोनों एक बेबी अडॉप्ट करने वाले थे और उनका बेबी फाइनल भी हो गया था। बट एडॉप्शन वालों को जब इस केस के बारे में पता चला तो उन्होंने उनके बेबी के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें बेबी नहीं मिल पाता। अब इस बारे में जब मीरा को पता चलता है तो मीरा काफी अपसेट हो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उन्हें बेबी मिले, बट ये नहीं हो पाया था। तो वही कृतिका भी और ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि पहले उसके खिलाफ बस एक ही कंप्लेंट थी, बट अब 6 मेल आ चुके थे, और वो 6 मेल किसने भेजे थे इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। तो वही कृतिका को सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। कृतिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ ऐसा कर कौन रहा है। वो बार बार याद करने की कोशिश करती है और सबके ऊपर डाउट लेने लगती है कि आखिर किसने उसके खिलाफ कंप्लेंट की होगी। तब उसे याद आती है नताशा की, और वो नताशा से मिलने जाती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली नताशा भी डॉक्टर थी, मतलब कृतिका सीनियर डॉक्टर थी और नताशा उसके अंडर काम करती थी। जिसके बाद उन दोनों का अफेयर शुरू हो गया, बट हॉस्पिटल में अफेयर करना अलाउड नहीं था स्टाफ के बीच, जिसकी वजह से किसी एक को रिजाइन करना था, और इसी वजह से नताशा को रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि कृतिका के लिए उसका करियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसने नताशा को रिजाइन करने कहा। अब कृतिका नताशा से रिक्वेस्ट करती है कि ऑफिसर जब नताशा से पूछताछ करेंगे तो नताशा उन्हें कुछ भी ना बताए। अब ये सुनने के बाद नताशा कहती है कि वो बाद में डिसाइड करेगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। अब ये सुनने के बाद कृतिका का टेंशन और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वही एक एक्स जर्नलिस्ट को हायर किया गया था ताकि वो कृतिका के केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सके, और इसी वजह से वो हॉस्पिटल के स्टाफ से कृतिका के बारे में पूछने लगता है, और उसे पता चलता है कि कृतिका अपने स्टाफ के साथ बहुत ज्यादा रूड है। साथ ही अब तक उसने अपने स्टाफ में से बहुत सारे लोगों को फायर किया है। वो जब रिपोर्ट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू कृतिका के डिपार्टमेंट से आता है, और सबसे ज्यादा कृतिका के डिपार्टमेंट से स्टाफ को फायर किया गया है। और इसी वजह से कृतिका का बिहेवियर उस जर्नलिस्ट को समझ नहीं आ रहा था। तो वही मीरा को टेंशन में देखकर अंगद उसे कहता है कि उन्हें एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना चाहिए ताकि वो सच पता लगा सके। अब यहाँ पर अंगद उसे बताता है कि उसका एक फ्रेंड है जो कि प्राइवेट डिटेक्टिव है, बट मीरा इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। जिसके बाद हम कृतिका को देखते हैं, जो घर में आती है तो उसे घर से कुछ आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि घर में कोई है। वो घर में यहाँ वहाँ देखती है तो मीरा और अंगद के अलावा कोई भी नहीं था, बट कृतिका को लग रहा था कि घर में कोई आया था, बट मीरा उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। साथ ही हमें पता चलता है कि कृतिका की जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती वो जॉब पर वापस नहीं आ सकती थी। बट कृतिका मीरा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। वो उल्टा रोज तैयार होकर हॉस्पिटल चली जाती। अब एक दिन मीरा जब घर पर थी तभी वहां पर उसका कजिन रोहित आता है। अब मीरा वहां पर रोहित को बताती है कि वो और कृतिका एंगेज्ड है, जो सुनकर रोहित काफी शॉक था, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि मीरा लेस्बियन है। अब रोहित जब कृतिका के बारे में सोशल मीडिया पर सर्च करता है तो उसे वही सारे कमेंट्स दिखाई देते हैं, और ये देखकर रोहित भी मीरा से कहता है कि वो जो भी करे सोच समझ कर करे। अब कृतिका ने तो मीरा से कहा था कि हॉस्पिटल ने सारे कमेंट्स डिलीट कर दिए हैं, बट किसी ने ये कमेंट्स फिर से कर दिए थे, और इसी वजह से मीरा हॉस्पिटल जाती है ताकि वो कृतिका से बात कर सके। बट वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि एक्चुअली कृतिका को तो लीव पर भेजा गया है जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती। और ये सुनकर मीरा काफी हैरान थी, क्योंकि कृतिका ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। साथ ही वहां पर वो जर्नलिस्ट भी था, जो कि मीरा से पूछने लगता है कि कृतिका अपनी लाइफ काफी प्राइवेट रखती है। हॉस्पिटल वालों को उसके घर के मामलों के बारे में पता नहीं है, और मीरा को हॉस्पिटल के मामलों के बारे में पता नहीं है। अब यह सुनने के बाद मीरा वहां से निकल जाती है। साथ ही वो कंटिन्यूसली कृतिका को कॉल कर रही थी, बट कृतिका उसे मैसेज करती है कि वो सर्जरी में बिजी है, जो देखकर मीरा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो वही हम कृतिका को देखते हैं, जो सोफी के साथ थी।
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब कृतिका और सोफी रिलेशनशिप में थे तो कृतिका ने सोफी पर चीट किया था। मतलब तभी वो मीरा के साथ टाइम स्पेंड करने लगी थी और इस बात से सोफी काफी हर्ट थी क्योंकि वो कृतिका को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी, बट कृतिका ने उसे चीट किया था। जिसके बाद कृतिका जब घर आती है तो मीरा उससे पूछती है कि वो हॉस्पिटल गई थी और वहां पर उसे पता चला कि कृतिका एक्चुअली लीव पर है। अब मीरा कृतिका पर काफी गुस्सा हो जाती है कि आखिर कृतिका ने उसे सच क्यों नहीं बताया, जिस पर कृतिका का कहना था कि उसने ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मीरा को और टेंशन हो। बट मीरा इस बात से बहुत ज्यादा अपसेट थी। अब अगले दिन मीरा अंगद से मिलने जाती है और उसे कहती है कि उसे उस डिटेक्टिव फ्रेंड से मिलना है। जिसके बाद वो दोनों उस डिटेक्टिव से मिलने जाते हैं और मीरा उसे बताती है कि वो जानना चाहती है कि कृतिका हॉस्पिटल के बहाने से कहाँ पर जाती है। उसके बारे में उसे सब कुछ सच जानना है। जिसके बाद हम कैरोल को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल आती है और बताती है कि कृतिका ने उसके साथ भी गलत काम किया था। और ये सुनकर सभी लोग काफी शॉक थे क्योंकि पहली बार कोई सामने से आकर इस तरह से कृतिका को ब्लेम कर रहा था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली कैरोल भी कृतिका की असिस्टेंट थी और एक दिन उसने कुछ गलती की थी जिसकी वजह से कृतिका उस पर काफी गुस्सा हो गई और उसने उसे जॉब से निकाल दिया। बट उसके बाद कृतिका ने उसे एक 5 स्टार होटल में बुलाया और वहां पर उसके साथ गलत काम किया। अब इस सब के बारे में सिमरन जब कृतिका को बताती है तो कृतिका कहती है कि कैरोल झूठ बोल रही है। एक्चुअली उसने कैरोल को काम से निकाल दिया था जिसके बाद और कैरोल कृतिका को बार बार कॉल कर रही थी। तब कृतिका मीरा और अपनी बाकी फैमिली के साथ एक 5 स्टार होटल में डिनर करने के लिए गई थी और तभी उसे बार बार कैरोल का कॉल आ रहा था, इसलिए कृतिका ने कैरोल को वहीं पर बुला लिया। एक्चुअली कैरोल चाहती थी कि उसे जो जॉब से फायर किया गया था उसमें यह स्टेटमेंट था कि कैरोल के निग्लिजेंस की वजह से उसे जॉब से निकाला गया है। बट कैरोल चाहती थी कि वो वर्ड यूज ना हो, नहीं तो उसे और जगह पर काम नहीं मिलेगा और इसी वजह से वो कृतिका से रिक्वेस्ट करने के लिए वहां पर आई थी। बट कृतिका ने कहा कि ये उसके हाथ में नहीं है। ये बोलकर उसने कैरोल को वहां से भेज दिया था। उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट ये सुनने के बाद सिमरन कहती है कि उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है जो कृतिका को साबित कर सके कि कृतिका इनोसेंट है। अब कृतिका को पता चलता है कि लोगन नाम का जो दूसरा डॉक्टर था उसे डीन बनाया गया था, जो सुनकर कृतिका काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और इन्वेस्टिगेशन खत्म होने से पहले किसी और को डीन बनाया गया था और इसी वजह से वो जाकर लोगों से लड़ने लगती है। बट जब वो लड़ रही थी तो कुछ लोग उसका वीडियो बनाते हैं और उसे पोस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कृतिका को फिर से क्रिटिसाइज किया जाता है। तो वही हम मीरा के डिटेक्टिव को देखते हैं जो कृतिका के ऊपर अच्छे से नजर रख रहा था। एक्चुअली कृतिका बार बार सोफी से मिल रही थी और वो सोफी के साथ एक मार्क नाम के बंदे से मिलने जाती है। जिसके बाद हम मीरा को देखते हैं जो अपने स्टाफ के साथ पार्टी कर रही थी क्योंकि मीरा को एक अच्छे हॉस्पिटल में जॉब मिल गई थी और इसी वजह से वो सब लोग काफी खुश थे। अब रात को कृतिका मीरा को कॉल करती है और वो उसे कुछ बताना चाहती थी, बट मीरा कृतिका से काफी अपसेट थी जिसकी वजह से वो उसके साथ ज्यादा बात नहीं करती। अब दूसरे दिन अंगद मीरा को डिटेक्टिव के भेजे हुए फोटोज दिखाता है, जो देखकर मीरा काफी हैरान थी क्योंकि इस फोटोज में कृतिका सोफी के साथ थी और इस वजह से मीरा काफी जलस हो जाती है और वो घर जाकर उन फोटोज को कृतिका को दिखाती है और उसे काफी बातें सुनाने लगती है। तो वही कृतिका मीरा को बताती है कि वो सोफी के साथ इसलिए थी क्योंकि सोफी का भाई है मार्क, जो किसी भी सर्वर को हैक कर सकता है और मीरा ने मार्क की हेल्प से उनके हॉस्पिटल के सर्वर को हैक किया था ताकि वो पता कर सके कि उसके खिलाफ जो कंप्लेंट आई है वो मेल का आईपी एड्रेस क्या है। और जब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि ये जो 7 मेल आए हैं वो 2 ही आईपी एड्रेस से आए हैं। एक्चुअली इनमें से 2 मेल उन्हीं के पास के कैफे से आए थे और दूसरे मेल वहाँ की एक लाइब्रेरी से आए थे, यानी कि कोई जानबूझकर एक ही बंदा अलग अलग जगह से ये मेल कर रहा था। अब ये सारी बातें कृतिका मीरा को बताती है, बट मीरा उससे काफी गुस्सा थी जिसकी वजह से वो उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। मीरा कृतिका से कहती है कि कृतिका बस अपने बारे में सोचती है, उसे बस अपना करियर दिखाई देता है और उसके सामने मीरा कुछ भी नहीं है। अब ये सुनने पर कृतिका काफी गुस्सा हो जाती है और मीरा से कहती है कि वो एक टॉप की डॉक्टर है, मीरा की तरह कोई ऐसी वैसी डॉक्टर नहीं है। अब ये सुनने के बाद मीरा काफी हर्ट हो जाती है। साथ ही कृतिका मीरा से कहती है कि मीरा काफी डरपोक है, तभी तो उसने अपने घर वालों को अपनी सच्चाई नहीं बताई। अब ये सुनकर मीरा भी काफी गुस्सा हो जाती है और कृतिका को बातें सुनाने लगती है। वो दोनों ही एक दूसरे को काफी बातें सुनाते हैं और यहाँ पर कृतिका कहती है कि उसी की वजह से मीरा इतने अच्छे घर में इतनी अच्छी लाइफस्टाइल जी पा रही है। अब ये सुनकर मीरा और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जो देखकर कृतिका घर छोड़कर चली जाती है। तो वही अगले दिन मीरा जब ब्रेकफास्ट बना रही थी तब वो सामने वाले घर को देखती है और वो देखती है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा था। अब वो वहां का फुटेज लेती है तो उसे पता चलता है कि उस दिन जब कृतिका को लग रहा था कि उनके घर में कोई घुसा था तो सच में एक बंदा उनके घर में घुसा था। और ये देखकर वो काफी हैरान थी क्योंकि तब उसने कृतिका की बातों पर यकीन नहीं किया था।
जिसके बाद वो फिर से डिटेक्टिव से मिलने जाती है, जहाँ पर डिटेक्टिव बताता है कि उसे पता है कि कृतिका सोफी के साथ मार्क से मिलने जाती थी और उसने ये बात अंगद को भी बताई थी। अब ये बात सुनकर मीरा काफ़ी हैरान थी, क्योंकि अंगद ने उसे मार्क के बारे में कोई भी बात नहीं बताई। उसने बस यही कहा कि कृतिका सोफी के साथ टाइम स्पेंड करती है और वही फोटोज दिखाए। अब यहाँ पर वो समझ जाती है कि अंगद नहीं चाहता कि मीरा और कृतिका साथ रहे। जिसके बाद वो उसे उस आदमी के बारे में पूछती है जो कि उनके घर में घुसा था। तो डिटेक्टिव बताता है कि उस आदमी का नाम डेविड है और उसे बस यही पता करना है कि डेविड ने उनके घर में घुसकर किया क्या। एक्चुअली डेविड एक चोर था और उसका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, बट आखिर वो मीरा के घर में क्यों घुसा था यह अभी तक उसे पता नहीं चला था, और वो कहता है कि वो 2 दिन में पता लगा कर रहेगा। जिसके बाद हम सिमरन को देखते हैं, जो उस जर्नलिस्ट को बताती है कि जो भी कंप्लेंट के मेल आए थे वो 2 ही आईपी एड्रेस से आए हैं, यानी कि वो मेल फेक थे, इस बात के पूरे चांसेस थे। अब ये देखकर उस जर्नलिस्ट को भी यकीन होने लगता है कि शायद ये फेक मेल्स थे। जिसके बाद वो कैरल को बुलाता है ताकि उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सके। अब वो कैरल से पूछता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो उसे बताए, जिस पर कैरल उन्हें पूछती है कि बाकी कंप्लेंट जो आई थी उनका क्या हुआ। तो सिमरन उसे बताती है कि बाकी की सारी कंप्लेंट्स फेक थी। अब ये सुनकर कैरल काफी डर जाती है, क्योंकि जर्नलिस्ट कहता है कि कैरल जो भी स्टेटमेंट देगी उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। और ये सुनने के बाद वो तुरंत वहां से निकल जाती है, क्योंकि कैरल को तो बस कृतिका से बदला लेना था, क्योंकि कृतिका ने उसे जॉब से निकाल दिया था। और जब कैरल देखती है कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा तो वो वहां से निकल जाती है और अपनी कंप्लेंट भी वापस ले लेती है। तो वही मीरा अंगद से गुस्सा थी कि अंगद ने उसे बस आधी बात बताई थी। जिसके बाद मीरा कृतिका से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उनके घर में जो उस दिन घुसा था उसका नाम डेविड है, बट वो उनके घर में एग्जैक्टली क्यों घुसा था यह अभी तक उन्हें पता नहीं चला। अब ये सुनने के बाद कृतिका और मीरा पुलिस के पास जाते हैं और ये कंप्लेंट फाइल करते हैं कि ये आदमी उनके घर में घुसा था। बट पुलिस वालों का कहना था कि अगर इसने कुछ चुराया नहीं है तो वो कंप्लेंट फाइल क्यों करे, इसलिए वो कंप्लेंट फाइल नहीं करते। अब ये सुनने के बाद मीरा और कृतिका वहां से निकलने लगते हैं, और यहाँ पर कृतिका मीरा से कहती है कि वो घर जाए, वो कुछ देखेगी। बट मीरा उसे वार्न करती है कि वो खुद डेविड को ढूंढने ना जाए, जिस पर कृतिका उसे हाँ बोलती है और मीरा के जाते ही वो उस पब में जाती है जहाँ पर डेविड काम किया करता था। वो वहाँ पर डेविड को ढूंढती है और डेविड जैसे उसे देखता है वो वहाँ से भागने लगता है और कृतिका उसका पीछा कर रही थी। तभी रोड पर एक कार आती है और डेविड उसके सामने आकर रुक जाता है। एक्चुअली ये मीरा की कार थी। तो वे डेविड की तबीयत काफी खराब हो जाती है, इसलिए ये दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डेविड की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। तो वही कृतिका मीरा से पूछती है कि आखिर वो वहां पर कैसे आई। तो मीरा कहती है कि वो कृतिका को अच्छे से जानती है, वो जानती थी कि कृतिका खुद ही डेविड को पकड़ने के लिए जाएगी, इस वजह से वो वहां पर आ गई। तभी वहां पर नर्स आती है और कृतिका को बताती है कि एक्चुअली डेविड को कैंसर है और उसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर लोगों के पास चल रही थी। और ये सुनकर कृतिका समझ जाती है कि डेविड ने ये सब कुछ क्यों किया। अब अगले दिन डॉक्टर लोगों जब हॉस्पिटल आता है तो कृतिका वहां पर आ जाती है और उसे बताती है कि उसे क्लीन चिट मिल चुकी है। जिसके बाद डॉक्टर लोगों जब अपने केबिन में आता है तो वहां पर पुलिस वाले थे, जो कि डॉक्टर लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें डेविड के स्टेटमेंट से पता चला था कि एक्चुअली डेविड को कैंसर था और उसकी ट्रीटमेंट डॉक्टर लोगों के पास चल रही थी। और उन्होंने डेविड से कहा था कि वो इस तरह की कंप्लेंट कृतिका के खिलाफ करे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कृतिका डिन बने। और इसके बदले में डॉक्टर लोगन डेविड की ट्रीटमेंट फ्री में करने वाले थे, और इसी वजह से डेविड ने ये सब कुछ किया था, क्योंकि डॉक्टर लोगन नहीं चाहते थे कि उनके होते हुए कोई औरत हॉस्पिटल की डीन बने। उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी और इसी वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया था। अब इस बारे में जब कृतिका को पता चलता है तो वो डॉक्टर लोगन को काफी बातें सुनाती है। जिसके बाद सिमरन कृतिका को बताती है कि हॉस्पिटल वालों ने डिसाइड किया है कि वो लोग कृतिका को ही डीन बनाएंगे। बट कृतिका कहती है कि शायद वो अभी इस पोजीशन के लिए रेडी नहीं है। कृतिका कहती है कि शायद वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करती है। मतलब वो कहती है कि जब कैरल ने गलती की थी तो कृतिका ने सीधा उसे काम से निकाल दिया था, जबकि वो उसे पनिश कर सकती थी या फिर वार्निंग दे सकती थी, उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए था। बट कहीं ना कहीं कृतिका ने अपने पावर का सही यूज नहीं किया। कृतिका कहती है कि जब वो कमजोर औरतों को देखती है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो उनके साथ काफी हार्श हो जाती है। तो कोई मर्द उसे चैलेंज करता है तो वो उन्हें दिखाना चाहती है कि वो उनसे कम नहीं है, वो सबसे बेस्ट है। और इसलिए कृतिका को लगता है कि शायद अभी वो डीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा सकती, और इसी वजह से वो इसके लिए मना कर देती है। जिसके बाद कृतिका मीरा से मिलने जाती है और मीरा को सॉरी बोलती है। वो मीरा से कहती है कि उसे रियलाइज हो गया है कि वो बस हमेशा अपने बारे में सोचती है, बट अब उसने डीन बनने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि अब वो चाहती है कि वो इस रिलेशनशिप पर भी वर्क करे और इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाए। अब ये सुनने के बाद मीरा उसे कहती है कि वो अपने घर जाने वाली है, उसके पास वाली सीट खाली है और अगर कृतिका चाहे तो उसके साथ आ सकती है।
जो सुनकर कृतिका काफी खुश होती है क्योंकि मीरा उनके रिश्ते को फिर एक मौका देने के लिए तैयार थी। इसलिए वो कृतिका को हक करती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी एक्यूज्ड मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू ड्रामाज एंड मूवीज फ्लिक्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी 80 को। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग मॉर्निंग से होती है, जहां रेलवे ट्रैक के पास एक बेहद खराब हालत में लड़की पड़ी होती है, जिसको देख के साफ समझ आता है कि उसके साथ अब्यूज हुआ है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक छोटा सा घर, जिसमें विनय और परिमा नाम के दो कपल रहते हैं। उनका एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम ध्रुव था। परिमा एक स्कूल में टीचर है, जबकि विनय एक शॉपिंग मॉल में स्टोर मैनेजमेंट का काम करता है। दोनों सबसे पहले मॉर्निंग में वो दोनों मिलकर अपने बेटे को स्कूल बस में बिठाते हैं। उसके बाद विनय अपने मॉल के लिए निकल जाता है और परिमा अपनी स्कूल के लिए निकल जाती है। तरफ देखते हैं, परिमा इस स्कूल में अपनी क्लास अटेंड करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें कार्तिक नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि रोड पर जा रहा था। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी के अंदर एक लॉयर होती है जिसका नाम रावी था। कार्तिक को पहले से वो जानती थी, इसलिए रावी कार्तिक को अपने साथ असल में रावी की जो सीनियर लॉयर थी काबेरी, वो कार्तिक की वाइफ थी। काबेरी का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन कार्तिक उसे उसी हालत में छोड़कर चला गया। और इस बात को लेकर रावी कार्तिक से कहा, यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि कार्तिक की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और वो एक गहरे ट्रॉमा में जी रहा है। असल में उसकी वाइफ का रोड एक्सीडेंट हो गया था और कुछ लड़के नशे में गाड़ी चला रहे थे और लापरवाही में उन्होंने उसे टक्कर मारी थी और एक्सीडेंट के बाद भाग गए, उससे वहीं पर छोड़कर। और क्योंकि गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं थी, इसलिए ये कभी भी ये पता नहीं चल पाया कि एक्सीडेंट किसने किया था और इस मामले में किसी पर भी कोई भी एक्शन नहीं हो पाया था। इसी ट्रॉमा की वजह से कार्तिक ने यह शहर छोड़ दिया था और अब काफी टाइम के बाद वो इस शहर में वापस आया था। हमारा सीन जाता है परिमा पर। उसका स्कूल खत्म हो चुका था और पहले तो परिमा मना करती है, लेकिन विनय के फोर्स करने पर वो मान जाती है। तब पार्टी खत्म होने के बाद वो अपने घर के लिए निकलती है। रास्ते में पीछे से गाड़ी आकर रुकती है और उसी गाड़ी में से कुछ लड़की उतरते हैं और जबरदस्ती, मतलब कि जो गाड़ी चला रहा था उसने उसके साथ रेप नहीं किया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो भी सारी चीजों में शामिल था। परिमा को बुरी तरीके से मारा जाता है और उसके बाद उसे चलती हुई गाड़ी से रेल भी ट्रैक पर फेंक दिया जाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। और उसके बाद वो लड़के सीधा एक दुकान पर जाते हैं, वहां अपने कपड़े चेंज करते हैं और फिर अपने सारे फोनों को तोड़ देते हैं। जिस गाड़ी का उन्होंने इस्तेमाल किया था उसे भी पूरी तरीके से साफ करवाया जाता है, ताकि कोई कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। और परिमा को अब हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। विनय और ध्रुव भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। परिमा की हालत बेहद नाजुक होती है, वो मानसिक रूप से स्टेबल नहीं होती और बार बार वही घटनाएं उसको याद आ रही थी और उसकी विजन्स भी क्लियर नहीं रहती। इसी दौरान पुलिस हॉस्पिटल पर, इसी बीच कार्तिक भी हॉस्पिटल आ जाता है। एक्चुअली विनय जिस मॉल में काम करता था वहां कार्तिक उसका सुपरवाइजर था। दोनों के बीच अच्छा वर्किंग कनेक्शन था। अंदर से टूट जाता है और उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। दूसरी तरफ हमें एएसआई संजय को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पूरी टीम के साथ रेलवे ट्रैक पर पहुंचते हैं, जहां से परिमा को उठाया गया था। वहां फोरेंसिक टीम जरूरी सैंपल्स कलेक्ट करती है और आसपास पूछताछ की जाती है। तभी पुलिस तो सामने की एक दुकान सीसीटीवी फुटेज से उस गाड़ी की नंबर प्लेट भी मिल जाती है और इसी नंबर प्लेट के आधार पर एएसआई संजय इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान भी रेलवे ट्रैक के पास मौजूद एक प्रेस की दुकान पर पहुंचते हैं। दुकानदार संजय को बताता है कि निका अपने 4 दोस्तों के साथ पूरा दिन आवारागर्दी करता रहता है और शाम को ये सभी लोग
एक सीमेंट के गोल पाइप में बैठकर यही पास में ड्रिंक करते हैं। और अब संजय को निका और उसके बाद ये तीनों दोस्तों के नंबर में मिल जाते हैं और इंस्पेक्ट, लेकिन क्योंकि चारों को एक सीरियस रेप केस में अरेस्ट किया गया था, इसलिए फिलहाल किसी को भी बेल मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो उनकी पहली कोर्ट हेयरिंग का दिन आ जाता है। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाता है और उनके चेहरे कपड़े से ढाके होते हैं। वही उन्हें देख लगता है कि उन्हें अपने किए का जरा भी पछतावा नहीं था। वही सीन जाता है राबी पर, जो कि परिमा का केस लड़ रही थी। राबी को ये केस लेने की बजाय उसका कार्तिक से कनेक्शन होता है। कोर्ट में दोनों तरफ के लॉयर आमने सामने खड़े हो जाते हैं और इस पूरे मामले की सुनवाई एक लेडी मजिस्ट्रेट करती है। वहीं उन चारों लड़कों का लॉयर कहता है कि उनकी क्लाइंट्स इसी दौरान वहां पर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है और रिपोर्ट में पता चलता है कि परिमा के सैंपल किसी भी लड़के से मैच नहीं करते। देन राबी मजिस्ट्रेट के सामने कहती है कि सैंपल्स को दोबारा से रीचेक करवाया जाए। मजिस्ट्रेट आखिरकार इसका हमारा सीन जाता है राबी पर, जो कि हॉस्पिटल परिमा से मिलने जाती है और वो परिमा से कहती है कि बाहर लोग तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहेंगे, पैसे भी ऑफर कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें सबको संभालना होगा। कोर्ट के अंदर मैं सबको संभाल लूंगी। परिमा से बातचीत के दौरान वो बताता है कि आरोपियों की संख्या 4 नहीं 5 थी। उनमें से एक का नाम समीर था और एक का नाम हैरी। साथ ही वो बताती है कि अपने खाक कपड़े से ढाके होते हैं। वही उन्हें देख लगता है कि उन्हें अपने किए का जरा भी पछतावा नहीं था। एक लड़का केवल गाड़ी चला रहा था और उसने डायरेक्टली कुछ भी नहीं किया था। जाबी ये बात पुलिस के लिए बता देती है और अब पुलिस उस 5 में लड़के की तलाश में लग जाती है। इसके बाद उन चारों का लॉयर जज के सामने आवेदन करता है कि उसकी क्लाइंट को बेल दी जाए, लेकिन राबी कहती है कि अभी कुछ समय के लिए उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए, खासकर तब तक नहीं जब तक कि परिमा के विजन क्लियर नहीं हो और वो उन्हें पहचान परिमा को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाता है। जैसे वो घर लौटती है, लेकिन परिमा बहुत ज्यादा अपसेट होती है। उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं था और ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी पल भर में बदल गई हो। परिमा कोशिश करती है कि अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की, इसीलिए वो स्कूल जाती है और प्रिंसिपल से कहती है कि वो फिर से पढ़ाना शुरू करना चाहती है, पर प्रिंसिपल उससे मना कर देती है। प्रिंसिपल का कहना था, मुझे भी बहुत अफसोस है कि हमारे ही स्टूडेंट तुम्हारे लिए इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो ही अपनी टीचर के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं। परिमा उनकी आवाज सुनकर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है। वो राबी से कहती है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। राबी उसे थोड़ा शांत करती है और उसके बाद अगली हेयरिंग का दिन भी आए। खैर, इसके बाद हमारा सीन जाता है हैरी पर, जो कि अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी वो देखता है उसकी गाड़ी की पीछे वाली सीट पर पहले से कोई बैठा हुआ था। उसने हैरी की गर्दन पर गन रखी और कहा कि गाड़ी चलाओ, और वो उसे उसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर रेप करके उसकी बॉडी को फेंक दिया था, यानी रेलवे ट्रैक पर। यहाँ पर वो आदमी उसे गाड़ी से उतारता है और उसके हाथ में एक छतरी होती है। यहाँ पर हमें उस आदमी का फेस तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो सीधा हैरी को शूट कर देता है और हैरी की वह हमारा सीन जाता है एक दूसरे लड़के पर, जो परिमा के रेप में शामिल था, और उससे उसकी बहन पूछती है कि भैया मेरी कसम खाकर बोलो कि आपने रेप नहीं किया। लेकिन वो यहाँ पर अपनी बहन के सामने सच बोल देता है और कहता है कि मुझसे इस सब गलती से हो गया। हैरी के मौत के बाद बाकी तीनों लड़के और दीपराज बहुत ज्यादा डर गए। दीपराज पुलिस के पास गया, अपने बेटे निका के लिए प्रोटेक्शन मांगी ताकि उसे कोई नुकसान पहुंचा न सके। निका उसका इकलौता बेटा है और दीपराज किसी भी है। हम देखते हैं डाई संजया और राबी दोनों मिलकर केस की तफ्तीश कर रहे हैं। वो उसी जगह पर जाते हैं जहां पर लड़कों ने अपनी पुराने कपड़ों को जलाया था। राबी सोच में पड़ जाती और संजय से कहती है कि एटीएम से यहां तक रास्ता सिर्फ 5 मिनट का है, बाकी समय वो कहां पर थे। राबी हर चीज को ध्यान से दिखती है और नोटिस करती है। संजय बताता है कि उसी दुकान से लड़कों ने कपड़े जलाए हैं,
इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं बताओ। खैर हम देखते हैं, राबी सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर डाल रही थी। वो कहती है कि जो भी अम्ब्रेला मैन किया वो गलत था, किसी को इस तरीके से मारना सही नहीं है, जो कुछ भी हुआ उसकी सजा उन लोगों को कानून देगा। लेकिन तभी राबी के पास अपोजिट पार्टी का वकील आता। वो राबी से कहता है कि इस केस में कॉम्प्रोमाइज कर लो। राबी इसके लिए मान जाती है और वो राबी को दीपराज के पास लेके जाता है। दीपराज बताता है कि उसके बेटे ने कुछ भी नहीं किया था, वो सिर्फ तो मुझसे मेरा गवाह बना दो और सिर्फ 2.5 साल के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा, बाकियों को सजा मिल जाएगी। दीपराज और निक्का इसके लिए मान जाते हैं और अब निक्का गवाह बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि निक्का को भीड़ में अम्ब्रेला मैन मारकर चला जाता है कि अम्ब्रेला मैन और कोई नहीं बल्कि कार्तिक है और उसी ने पहले लड़के को भी मारा था। अब सीन जाता है कार्तिक के साइकेटिस्ट पर, जो कि राबी से कहता है, मुझे लगता है कि शायद कार्तिक ने उन लड़कों को मारा है कि वो अपनी वाइफ के टोमा को भूल नहीं पाया है और वो पारेमा के अपराधियों को किसी भी तरीके से बचता हुआ नहीं देख पाया। बेंसीन जाता है पूनम और बल्लू पर। उन दोनों के बीच में काफी बहस हो रही थी क्योंकि पूनम को पता चल गया था कि बल्लू ने किसी का रेप किया, इसी वजह से वो उसे बहुत ज्यादा नाराज थी। बल्लू से मनाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी वहां पर छत्र। अगले सीन में हम राबी को देखते हैं, जो कार्तिक से कहती है कि तुमने उन दोनों को क्यों मार दिया। निक्का गवाही देने के लिए मान गया था और मेरी उससे बात भी हो गई थी, हम आराम से उसे सजा दिला सकते थे, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। तो मैं इसे मारने की समीर की बेटी राबी को बताती है कि जब मेरे पापा 2 हफ्ते पहले घर पर आए थे तो मैंने देखा था वो रात में अपने कपड़े चला रहे थे और वो भी अपनी फेवरेट शर्ट को उन्होंने चलाया था। खैर फिर कोर्ट के हेयरिंग का दिन आ जाता है और आज पारिमा को पेश किया जाता है। उसका चेहरा ढका हुआ था और दूसरा वकील बहुत सारे भद्दे और गंदे सवालों से पूछता है। पारिमा काफी देर तक उसके सवालों का जवाब देती रही, लेकिन वो लगातार वो कहती है कि आज मेरी गलती नहीं है और ना ही उन लड़कों की गलती है, शायद कहीं न कहीं इस जनरेशन की है। मेरे जो स्टूडेंट है जिन्हें मैंने बचपन से उन्हें पढ़ाया, आज वही मेरे लिए भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं। वो ग्रुप में मैसेज ले। उसके इस बयान को सुनकर सारा कोर्ट एकदम चुप हो जाता है। खैर उसके बाद अगली सुनवाई का दिन तय कर दिया जाता है। देन हम देखते हैं इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि एक दिन में 80 रेप केसेस दर्ज होते हैं, लेकिन उनमें से केवल 5 या 10 की ही सुनवाई होती है। ये सब दिखाकर ये मूवी ये रिवील करती है कि न्याय कितना धीमा और कम होता है। खैर इसके बाद नेक्स्ट डे हेयरिंग का दिन आता है। राबी को कोर्ट के लिए निकलती है, आता है और उसके चेहरे पर इंक फेंक देता है। ये वही लोग थे जो राबी के बयान से चिढ़े हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अम्ब्रेला मैन सही है और वो उसे सपोर्ट कर रहे थे। फिर राबी ऐसे ही कोर्ट पहुंच जाती है और अपने चेहरे की इंक को साफ नहीं करती है और अब यहाँ पर केस स्टार्ट होता है। राबी कहती है, ये केस तो बिल्कुल क्लियर है, कारी चोरी हो गई, बंदरों ने तार काट दी, कपड़े गायब हो गए, शादी के भी फुटेज आ गए मेरे पास, तो पहले से भी कोई सबूत नहीं है, सबको पहले ही सेटलमेंट करके रखा गया। खैर अब जज कहती है कि कोर्ट सबूतों से चलता है, इमोशन से नहीं। अब राबी उस लड़के की बहन को बुलाती है और पूछती है कि क्या तुमने अपने भाई को कभी शर्ट पहने देखा था। बहन जवाब देती है, हाँ कभी कभी मेरा भाई पहन लेता है, लेकिन सच तो ये था कि उस लड़के ने कभी भी इस तरह की शर्ट नहीं पहनी थी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स में साफ था कि आज तक उसमें ऐसे कपड़े नहीं पहने थे जो उसने उस दिन पहने थे। उसके बाद उस दुकानदार को भी बुलाती है जिसकी दुकान में उन लड़कों ने कपड़े बदले थे, जो बताता है, मुझे 3 बजे मुझे कॉल आया था और उन्हीं के कहने पर मैंने दुकान खोली थी। उन चारों ने वहीं से कपड़े चेंज किए थे। उसके बाद एएसआई संजय को कैटेगरी में बुलाया जाता है। राबी के कहने पर वो सबके सामने बताता है कि जो सैंपल थे उन्हें बदल दिया गया था। चाबी किसी के पास भी हो सकती है और कोई भी आकर उसे बदल सकता है। इससे क्लियर हो जाता है कि पुलिस में कई बार सबूत बदलने की घटनाएं होती रहती है। कोर्ट में स्कूल के बहुत सारे बच्चे भी आए थे। जज पूछती है कि इन्हें क्यों बुलाया गया है, तब कहती है कि ये सब देखते हैं
तो इन्हें भी सुनने देना चाहिए। इसके बाद विटनेस बॉक्स में समीर की बेटी को बुलाया जाता, जो कहती है मेरे पापा बहुत लेट घर आए थे और मैंने देखा था उन्होंने अपने कपड़े जला दिए थे और वो भी उनकी फेवरेट शर्ट जलाई थी। वो कहती है मैंने देखा था उनकी गर्दन पर काफी छोटे छोटे मार्क थे जैसे नाखून से पड़ते हैं। ये सुनते ही दूसरा वकील उससे काफी सारे स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस करने लगता है। वो पूछता है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा ने किया है? तब राबी उस सवालों से परेशान होकर वो बच्ची कहती है कि उसके पापा ने उसके माँ के साथ यह जरूर किया था। यह खुलासा होता है कि समीर ने पहले भी एक लड़की के साथ यही किया था और उस लड़की के घरवालों के साथ उसका सेटलमेंट हो गया था और उस लड़की की शादी समीर से करवा दी गई। पिछले कई सालों से वो लड़की अपने ही रेपिस्ट के साथ शादी करके रह रही थी। यानी किस बच्ची की माँ राबी कहती है कि यही होता है, बहुत सारे रेप के केसेस नहीं होते और जिनके होते वो ऐसे ही सेटलमेंट करके बच जाते हैं। अगर सालों पहले इस बच्ची की माँ के साथ इंसाफ किया होता तो आज वो अपने ही रेपिस्ट के साथ शादी करके नहीं रह रही होती। सारी दलीलें सुनने के बाद जज कहती है इस सारी सुनवाई के बाद क्लियर होता है कि उन्होंने विक्टिम परिमा को उठाया और उसका रेप किया और जिन पुलिस वालों ने उनका साथ दिया है उन पे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें दूसरी तरफ कार्तिक भी पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और कहता है मैंने इन दोनों लड़कों को मारा है। पुलिस कार्तिक को कोर्ट लेकर जाती है, तभी दीपराज वहां पर आता है और कार्तिक को शूट कर देता है जाता है। अब पुलिस दीपराज को भी पकड़ लेती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि परिमा और उसका पति एक नॉर्मल लाइफ जीने का ट्राई करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।